एक समय की बात है। विनोद बाबू अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहते थे। वो एक छोटा लेकिन सुख वस्तु से भरपूर ऐसा परिवार था। विनोद बाबू और उनकी पत्नी निर्मला दोनों ही काम पर जाते थे और इसी वजह से निर्मला को बच्ची संभाल कर घर के सभी काम करने में कठिनाइयां आ रही थी। ये बात निर्मला ने विनोद बाबू से कही और फिर एक दिन विनोद बाबू अनिल जी को अपने घर लेकर आए और उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। निर्मला सुनो, हमारे पास एक नए मेहमान आए हैं। कौन है ये? अनिल जी। अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें घर के कामों में मदद करने के लिए कोई चाहिए, तो ये वही है। अनिल जी तुम्हें सब कामों में मदद करेंगे। अच्छा, तो फिर इन्हें नौकर बुलाओ ना, मेहमान क्यों बुलाते हो? नहीं निर्मला, अनिल जी सिर्फ नौकर नहीं हैं, वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। विनोद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक अनजान आदमी को हमारे साथ रहने और यहाँ काम करने के लिए रख रहे हो। और हमें भी तो हमारे कामों के लिए उसकी जरूरत है ही ना। लेकिन वे यहाँ क्यों रहेगा? वो अपने घर पर भी तो रह सकता है ना? नहीं मालकिन, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं गांव में रहता था। तो तुम्हारे पास गांव में तो अपना घर या जमीन होगी ही ना? हाँ है ना, मेरा बाकी परिवार गांव में ही रहता है और वहाँ जमीन भी है, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मुझे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत याद आती है। वे दोनों कोविड के वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हें क्या क्या काम करने हैं। ठीक है मालकिन। उसी रात में निर्मला और उसका पति दोनों बात करते बैठे थे। तभी निर्मला ने कहा, सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि वे आदमी ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि वो ठीक है। मैं उसे जानता हूँ, वो एक अच्छा आदमी है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारी एक बच्ची है और हम घर में एक नए व्यक्ति को लेकर आए हैं। मुझे तो कुछ ठीक ही नहीं लगता। चिंता मत करो, वो एक अच्छा इंसान है। मुझे यकीन है कि कोई तकलीफ नहीं होगी। अगली सुबह निर्मला ने अपने पति को कहा, सुनो, आज आप छोटी को स्कूल ले जाओ। अरे नहीं, आज मुझे देर हो जाएगी, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम उसे क्यों नहीं ले जाती? लेकिन मुझे भी बहुत काम है आज, मैं कैसे जा पाऊंगी? मालकिन क्या मैं आपकी बेटी को स्कूल ले जाऊं? नहीं, आप रहने दो, मैं जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अनिल जी छोड़ आएंगे उसे स्कूल। अनिल और छोटी बच्ची रिया के जाने के बाद विनोद और निर्मला में एक बार फिर से झगड़ा हुआ। आप उसे इस तरह किसी के साथ कैसे जाने दे सकते हैं? वह एक अजनबी है, आप जानते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है निर्मला की चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं उसे जानता हूँ, अच्छा आदमी है वो। मुझे नहीं लगता कि वे एक अच्छा आदमी है। मुझे तो लगता है उसका मकसद शायद कुछ और ही है। शायद वे हमें ठग लेना चाहता है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि वे हमें धोखा देने की कोशिश कर सकता है। ऐसा मत कहो निर्मला, मुझे उस पर भरोसा है। और बस अभी मुझे इस विषय पर अब कोई बात नहीं करनी है। निर्मला अभी भी आश्वस्त नहीं थी, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी दोपहर विनोद, निर्मला और उनकी बच्ची सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी निर्मला के पति ने अनिल जी से कहा, अरे अनिल जी, आइए, आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए ना। नहीं बड़े बाबू, मैं अभी आपके साथ खाना नहीं खा सकता, आप खा लीजिए। आप ये क्या कह रहे हैं? हम अभी एक साथ मिलकर नौकर के साथ खाना खाएंगे क्या? नहीं मालकिन, नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। कृपया आप खाना खा लीजिए। उसकी बातें सुनकर अनिल जी को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने वह जताया नहीं और इस प्रकार यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अनिल जी उस बच्ची के और करीब आ गए
उस बच्ची को भी अनिल जी से गहरा लगाव हो गया था। बच्ची अनिल जी के साथ ही रहती थी, उन्हीं के साथ स्कूल जाती और दोनों एक साथ घर लौटते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय वो छोटी बच्ची रिया अनिल जी के पास मेले में जाने की जिद करती है। अनिल अंकल, क्या हम मेले में जा सकते हैं? नहीं बेटा, हमें पहले घर जाना चाहिए, हम फिर वापस आएंगे मेले में। हाँ चलो। प्लीज अंकल, बस थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना। घर गई तो मम्मी मुझे सीधे ट्यूशन भेज देंगी। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन बस थोड़ी ही देर। हाँ ठीक है। अनिल जी और रिया दोनों मेले में घूमने चले गए। अनिल और बच्ची दोनों बहुत देर के बाद भी घर न आने के कारण निर्मला बहुत चिंता में पड़ जाती है और विनोद को फोन करके घर बुलाती है। विनोद भी उसकी बात सुनकर जल्दी घर आ जाता है। निर्मला चिंतित होते हुए कहती है, वे दोनों कहाँ रह गए हैं? स्कूल छूटे हुए बहुत देर हो गई है। अभी तक तो अनिल को बच्ची को लेकर आ जाना चाहिए था। निर्मला, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन वो अनिल जी के साथ हैं। वो एक जिम्मेदार आदमी हैं और मुझे यकीन है कि वो सुरक्षित हैं। मुझे पता है, लेकिन देर हो रही है। मैं अब और राह नहीं देख सकती। आप अभी जाओ और उन्हें ढूंढो। अरे ठीक है, मैं जाकर उन्हें देख आता हूँ। तुम यहीं रहो और ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बच्ची अनिल जी के साथ है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था और देरी बढ़ती गई, निर्मला की चिंता अब बड़े गुस्से में बदलने लगी। और तभी विनोद जी अनिल और उनकी बच्ची के साथ घर आए। निर्मला गुस्से से कहती है, कहाँ ले गए थे आप मेरी बेटी को? क्या आपको एहसास भी है कि हम कितने चिंतित थे? माफ कीजिए मालकिन, लेकिन मैं तो सिर्फ बच्ची को मेला दिखाने ले गया था। लेकिन आपको क्या जरूरत थी उसे मेले में ले जाने की? आप हमसे बिना पूछे हमारी बच्ची को मेले में कैसे ले जा सकते हैं? मम्मी, आप अनिल अंकल को मत डांटिए ना। मैंने जिद की थी मेले में जाने की। तुम चुप रहो, तुम अभी छोटी हो। लेकिन इन्हें समझ नहीं आता क्या? ऐसे ही इसकी कोई भी जिद पूरी करेंगे क्या ये? देखो अनिल, इसे सिर्फ स्कूल ले जाना है और स्कूल से सीधा घर ले आना है। अगर फिर से ऐसी कोई गलती हुई तो माफी नहीं मिलेगी, याद रखना। मुझे माफ कर दो मम्मी, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही मेले में झूले झूलने थे। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी मम्मी, लेकिन तुम अंकल को गुस्सा मत करो ना। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मालकिन, मुझे और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन जब अनिल ने निर्मला को अपने पति विनोद के घर लौटकर बैठे हुए देखा तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए और उसने अपने पति से पूछा, जी आप आज जल्दी आ गए घर? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? आज मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है और अब आगे मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निकाल दिया गया? लेकिन वे तुम्हें क्यों निकालेंगे? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने ऑफिस में दिन रात लगातार कड़ी मेहनत की, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे निकालने का फैसला पहले ही तय कर लिया था। मेरे बॉस ने मुझे बहुत कुछ सुनाया और फिर मुझे जाने के लिए कहा। मुझे यकीन है कि ये सब पहले से ही तय था। बॉस को मेरी जगह अपने भतीजे को काम पर रखना है। अनिल जी दूर से ही इनकी बातचीत सुन रहे थे। तभी बच्ची के स्कूल से निर्मला को एक फोन कॉल आया। निर्मला जी, कृपया तुरंत स्कूल आ जाइए। आपकी बच्ची रिया बेहोश हो गई है। आपको उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फोन रखते ही निर्मला का चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ गया। उसने अपने पति से कहा कि हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है और हमें स्कूल जाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और दोनों जल्दी से स्कूल के लिए निकल गए। निर्मला और विनोद अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने पूरी जांच की। आपके बेटी के दिमाग में बड़ी समस्या हो गई है और इसके लिए जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? इसमें लगभग 8 से 10 लाख तक का खर्च आएगा। डॉक्टर बाबू,
क्या इसकी कीमत इतनी होगी? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा। अभी तो मैंने अपनी नौकरी भी खो दी है। घर वापस लौटने के बाद सबके मन में उदासी छाई रही। विनोद नौकरी ढूंढने की कोशिश में लग गए। यहाँ वहां जा रहे थे लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जी क्या हुआ? आप गए थे ना इंटरव्यू देने? आज भी कुछ नहीं हुआ। मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं कैसे इस ऑपरेशन के लिए 8-10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ? हे भगवान, मैं किस तरह की मुश्किल में फंस गया हूँ। कुछ कीजिए भगवान। दोनों बात कर रहे थे तभी अनिल जी उनकी छोटी बच्ची को स्कूल से लेकर आते हैं और सब वही थोड़ी बहुत बात कर रहे थे कि अचानक उनकी बच्ची बात करते करते फिर से बेहोश हो गई। सब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर ने खास तौर पर विनोद को बताया, आज ही की आज हमें इस बच्चे का ऑपरेशन करना होगा। आपकी बेटी की स्थिति बहुत खराब है। क्या करूं भगवान? हमने इतने लोगों को फोन किया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आज मेरी नौकरी भी नहीं है कि मुझे लोन मिल जाए कहीं से। हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये कुछ कागजात है, आप इसमें अपना दस्तखत कर दीजिए। क्या? लेकिन डॉक्टर, हमारे पास ऑपरेशन के लिए अभी पैसे नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पैसे जुटाने की। अरे लेकिन पैसे तो जमा हो चुके हैं। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है? पैसा जमा कर दिया गया, लेकिन ये किसने किया? वहाँ पर मौजूद उस आदमी ने ये किया। अनिल जी ने? अनिल, क्या तुमने पैसे जमा किए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने चोरी की है? नहीं 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 मालकिन, नहीं। तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया? तुमने इतने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं गांव गया और वहां अपनी सारी जमीन और घर बेच दिया। उन्हीं पैसों से मैंने 10 लाख रुपए यहाँ जमा कर दिए। निर्मला आंसू भरी आंखों से कहती है, अनिल जी, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद भी आप आज अपना सब कुछ बेचकर हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने तुम्हें एक चोर, एक देहाती और एक बेकार व्यक्ति माना। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मालकिन जी, नहीं, आप माफी मत मांगिए। कोविड के कारण मेरी पत्नी और बच्ची दोनों इस दुनिया से चले गए और उसके बाद आपकी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ बन गई। मैंने उसमें अपनी बेटी देखी, इसलिए मैं उससे इतना जुड़ गया। वो मेरी अपनी बेटी की ही तरह है। मेरा जो भी था वो बेचकर मैंने 10 लाख यहाँ भर दिए हैं और अलग से 10 लाख रुपए मेरे पास है। बड़े मालिक, आप इसे रख लीजिए और एक नया व्यवसाय शुरू कीजिए। आज आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, इसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे और आपकी की हुई सहायता कभी नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं मालकिन जी, कृपया ऐसा मत कहो। ये मेरा कर्तव्य है और मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप कृपया ऐसा मत कहिए। एक समझ और कृतज्ञता के साथ उनकी बच्ची का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अब विनोद जी का पूरा परिवार एक साथ रहता है और अनिल जी भी उनके परिवार का ही हिस्सा बन गए हैं। अब वे उनके साथ ही खाना खाते हैं और उनके बड़े भाई की तरह रहते हैं। निर्मला का अनिल जी के साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद भी अनिल जी द्वारा निर्मला के परिवार की मदद करने का निस्वार्थ कार्य हमें सिखाता है कि क्षमा, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की इच्छा से रिश्तों और हमारे आसपास की दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है।